कल्नल साहब, जब आपको पहली बार पता चला कि आपको शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है, व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? And it was a good feeling, more than Shaurya Chakra feeling. It was a feeling of accomplishment, completion of task. एक दिन रात को मुझे 11 बजे इन्फॉर्मेशन आई, मेरे पोस्ट पे एक बंदा आया और वो दूसरा जो है उसके साथ है, एंड एक टीम आई थी पूरा के पूरा अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रॉस करते हुए जंगल्स के थ्रू, एंड ये दो यहाँ रुके, मैं बाकी आगे निकल गए। एंड इमीडिएटली मैंने 10 अपने टीम, क्विक रिएक्शन टीम होती है हमारी, 10-12 लोगों की, उसको उठाया मैंने, पोस्ट से निकला एंड आई हैड टू अप्रोच दैट विलेज जिसमें थे वो। 5 से 7 किलोमीटर दूर था और रात के अंधेरे में जाना था, बीच में गांव था। तो रात के अंधेरे में जब हम मूवमेंट करते हैं तो, और गांव से मूवमेंट करेंगे तो आपको पता है रात में कुत्ते भौंकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वी हैव टू गो आउटसाइड द विलेज, तो मैंने उसको घेर लिया, उस घर को हमने रात को उसको कॉर्डन कर लिया घर। और जब कॉर्डन किया, जंगल की तरफ से पहले कॉर्डन लगाया क्योंकि वो भाग सकते हैं इसीलिए, और उसके बाद पूरा गांव की तरफ से कॉर्डन लगाया। फिर मैंने रॉकेट लॉन्चर फायर की परमिशन ली और मैंने रॉकेट लॉन्चर फायर किया। आपने जो शौर्य चक्र लिया है, हमारे स्वर्गीय प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम सर के हाथ से लिया है। जब देश की बात हो तो हर दिल में एक जुनून होता है, जब वतन की शान की बात हो तो हर फौजी का खून गर्म होता है। ये वो फौज है जो सिर्फ जंग नहीं, अपने वतन की इज्जत की भी रक्षा करती है। सो दोस्तों, आज के जो गेस्ट है हमारे पॉडकास्ट के ऊपर, आप समझ ही गए होंगे शायरी से। आज के जो हमारे गेस्ट है इंडियन आर्मी से कर्नल सचिन रंडाले सर, शौर्य चक्र सेना मेडल अवार्डी है, और ये बहुत बड़े अवार्ड्स हैं हमारे लिए। तो दोस्तों, आज हमारे साथ, हमारी खुशकिस्मती है, हम सर के साथ है। तो सर, वेलकम ऑन डेक्कन टॉक्स पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच सर। तो हाउ इज योर फीलिंग सर, एंड हाउ इज द जोश टुडे सर? जोश इज वेरी हाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम प्लस आपके व्यूअर्स को, सबको मेरी तरफ से सैल्यूट। एंड मुझे अपने मौका दिया अपने विचार प्रकट करने के लिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सर। हम बहुत ऑनर्ड है आप हमारे पास आए, एंड हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम जब भी आर्मी वालों से मिलते हैं, अंदर से वो फीलिंग ही अलग होती है, वो इंस्पिरेशन, वो एनर्जी बढ़ जाती है। आई होप जितने व्यूवर्स अब ये वीडियो देख रहे हैं उनकी भी एनर्जी हाई होगी। अगर नहीं होगी तो दोस्तों, आप लोग दिल थाम के बैठे हैं, आप लोगों का एनर्जी भी हाई होगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट इंस्पायर्ड। तो सर, हम शुरू करते हैं सिंपल सा शुरुआत से करते हैं कि सर, बेसिकली आपका आर्मी में जाना कैसे हुआ, एंड हाउ डू यू गॉट दिस इंटरेस्ट टू जॉइन इंडियन फोर्सेस? क्या आपका बैकग्राउंड, कुछ फैमिली बैकग्राउंड रहा है? आप अपने बारे में हमारी जनता को बताएं सर। सबसे पहले आसिफ, मेरी फैमिली में बहुत सारे फौजी हैं। मेरे नाना जी ही हिमसेल्फ वाज ए फ्रीडम फाइटर, माय फादर वाज इन आर्मी, माय अंकल, माय मौसी के हस्बैंड। सो एक फैमिली बैकग्राउंड था आर्मी का। और मैं अपने फादर के साथ भी पोस्टिंग में गया था, उनके साथ भी, तो यूनिफॉर्म देखता था मैं। एंड माय मदर वाज द की, शी ऑलवेज वांटेड दैट आई शुड हैव स्टार्स ऑन माय शोल्डर्स। तो उनका एक बहुत बड़ा रोल है, तो फैमिली बैकग्राउंड था ही। एंड उसके अलावा जैसे मैं अपने चाइल्डहुड में बढ़ता गया, मुझे कहीं ना कहीं वो एक यूनिफॉर्म का एक ग्लैमर और एक अट्रैक्शन था। एक क्रश, जैसे बच्चे होते हैं ना, यस, क्रश बोलिए या एक ग्लैमर बोलिए, जो एक व्हेन यू गेट अट्रैक्टेड टू यूनिफॉर्म, सो वो एक था मुझे। एंड उसके साथ साथ जब मैं ग्रो अप किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें एक तो आपको देश की सेवा करने का मौका मिल रहा है, दूसरा एक रिस्पेक्ट है इस यूनिफॉर्म के लिए, एंड देन थर्ड इज दैट प्राइड। व्हेन यू यूनिफॉर्म पहनते हो तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है आपकी। तो इसीलिए मैं डिफेंस में एंड ज्वाइन किया मैंने। और इसके साथ साथ जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने पहला एग्ज़ाम मैंने सैनिक स्कूल के लिए दिया था। मैंने आई ज्वाइंड सैनिक स्कूल सातारा, एंड देयर आफ्टर आई गॉट 7 years ऑफ ट्रेनिंग देयर इन सैनिक स्कूल सातारा। एंड उसके बेसिकली यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र? महाराष्ट्र, और मैं सैनिक स्कूल सातारा का हूँ। एंड सैनिक स्कूल सातारा इज द फर्स्ट सैनिक स्कूल इन इंडिया, लेट मी टेल यू दिस। ओके, ग्रेट सर। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
Okay. जनरल सॉरी अपने जब थे यशवंत राज चौहान थे डिफेंस मिनिस्टर, तब उन्होंने ये सातारा में इस्टेब्लिश किया है Okay, great, sir. 1960-61 के आसपास. सो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी कि आई स्टडीड इन दैट स्कूल, एंड जो स्कूल ने अभी तक इतने ऑफिसर्स और इतने जनरल्स प्रोड्यूस किए हैं, तो उसमें मुझे मौका मिला और 7 साल मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया. आई एम फ्रॉम ए विलेज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं विलेज बैकग्राउंड से आता हूँ. लातूर एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, एंड जिसमें एक छोटा सा गांव है, उस गांव से मैं आता हूँ. और ये मुझे मौका मिला स्कूल में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी एजुकेशन, अपना स्पोर्ट्स, अपना पब्लिक स्पीकिंग और अपना कॉन्फिडेंस, ये सब जो रिक्वायर्ड होता है फ़ौज के लिए, मैं वहाँ सीखा. और फर्स्ट चांस में मैंने एनडीए क्लियर किया. Oh, एंड फर्स्ट चांस में एनडीए क्लियर किया, एसएसबी क्लियर किया मैंने, एंड आई जॉइंड क्लियर एट 6.5, एंड आई जॉइंड एट 7.5 आई जॉइंड एनडीए. सो Wow, मेरा sir. 3 साल का वहाँ ट्रेनिंग हुआ एनडीए में, रफ एंड टफ ट्रेनिंग वहाँ, वेरी वेरी रिगरस ट्रेनिंग, एंड अगेन आई गॉट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न इन एनडीए. Thereafter, 3 years in NDA, and then 1 year in IMA, Indian Military Academy, because मैंने आर्मी एज चॉइस दिया था मैंने, तो आई वेंट टू इंडियन IMA? यस, आई डिड माई ट्रेनिंग एट देहरादून. so great, sir. Amazing, sir. You been from छोटे से गांव से लेके एक इंडियन आर्मी के वेरी डेकोरेटेड ऑफिसर पोजीशन तक पहुंचना, ये वाकई सैल्यूट है, सर. और लातूर जैसे बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बट आपने छोटा बोला, बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है लातूर, एंड वहाँ से जाना और देश की सेवा करना, ये भाव अलग ही है, सर, देश का. सर, बियॉन्ड द बैटल फील्ड, हाउ डू यू डिफाइन पैट्रियटिज्म? See, beyond the field, patriotism is a very strong feeling. एक फीलिंग है जो आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, यू कैन ओनली उसको महसूस कर सकते हो. सो कहीं उसमें डेफिनेशन नहीं है इस चीज़ का. बुक्स डेफिनेशन होती है, बट इसका डेफिनेशन नहीं है कि पेट्रियटिज्म कैसे आप में आना चाहिए और कैसे आपको लगना चाहिए. इट इज़ व्हाट, जब आप बड़े हो रहे, जैसे स्कूल में बड़ा हो रहा था मैं, तो इंडियन फ्लैग इटसेल्फ गिव सो मच ऑफ गूज बम्स. व्हेन जब हम जन गण मन बोलते हैं तो गूज बम्स आते हैं, नेशनल तो एंथम. वो नेशनल एंथम. तो वैसे कुछ आपके सामने इवेंट्स होते हैं, आपके सामने कुछ चीज़ें होती हैं, इंडिया का मैप देखते ही यू फील सो नाइस. सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, प्राउड महसूस होता है. यस. तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप को बचपन में जब हम ग्रो अप हो रहे हैं, हमें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे माइंड पे, हमारे फीलिंग्स पे. तो ये ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ये पैट्रियटिज्म की फीलिंग आती है, और ये बियॉन्ड दी बैटल फील्ड है. हाउ वॉज योर फीलिंग, सर, एज एन कर्नल, ए डे इन कर्नल लाइफ, जब आप फर्स्ट बने? See, my feeling was far good when I became a lieutenant, and when I joined NDA, and when I became after that lieutenant. So it is all feeling is same. When you join and wear the star, so wearing star itself gives you lot of respect, energy, and it gives you confidence. So being a colonel or lieutenant or captain or lieutenant colonel is all same. सर, आर्मी में होना क्या एक इमोशनल डेंजर है या फिजिकल डेंजर मानते हो, सर? नहीं, आर्मी में होना कोई इमोशनल और फिजिकल डेंजर दोनों ही हैं, अगर ऐसे बोलोगे तो आप. बट अगर आप में वो चाह है, अगर आप में वो दिल में कुछ जुनून है, कुछ करना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन लाइफ, तो दिस इज द प्लेस वेर यू कैन कम एंड डू इट. ये आर्म फोर्सेस है जहाँ आपको जोश जुनून सब करने का मौका मिलेगा. तो इट इज़ अ फिजिकल एंड बोथ मेंटल फीलिंग्स एंड चैलेंज. चैलेंजेस. यस. तो जिसको लगता है कि आर्मी वाले स्ट्रांग है, Yes. दोनों भी स्ट्रांग तो है, बट दोनों से भी उनको गुजरना पड़ता है, इमोशनल ट्रॉमा एंड फिजिकल I ट्रॉमा. say emotional, I don't say trauma, I say कि emotional, what do you say, how can I say, how can I put it again, emotional trauma is not a right word. इमोशनल डेंजर. No, emotional danger नहीं है. Emotional ups and downs, this can be there, and physical fitness and physical challenges. Physical danger also is there when you get, you may, in operation you may get hit by a bullet. In a training exercise you may fall, you may lose your limb. So this physical challenge is there. With that, your mental
robustness is very important. Okay. So mental robustness will make your feelings and your thoughts under control. So in army, it is not only physical; it is both mental and physical. Both places you have challenges. कलन साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे जो आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट है शौर्य चक्र, जो बिगेस्ट इंडियन आर्मी की गैलेंट्री अवार्ड है जो आपको मिला है एज ए राष्ट्रीय राइफल में। तो कलन साहब, जब आपको पहली बार पता चला कि आपको शौर्य चक्र से नवाजा जा रहा है, व्हाट वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? It was a good feeling, more than Shaurya Chakra feeling. It was a feeling of accomplishment, completion of task, जो मुझे हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने टास्क दिया था। तो गेट दिस ग्रुप, एक ग्रुप था जहाँ मैं ऑपरेट कर रहा था कश्मीर में। तो आई जस्ट टेक यू, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं इसका। क्या होता है, व्हेन आई वाज पोस्टेड इन कश्मीर तो राष्ट्रीय राइफल्स, 6 राष्ट्रीय राइफल्स, तो उसमें जब मैं गया था 2001, दिस वाज द टाइम व्हेन कश्मीर वाज एट टर्मोइल। देखो कारगिल का वॉर हुआ था 99 में, और हमने कारगिल वॉर में पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह से मुँह की खानी पड़ी थी पाकिस्तानी सेना को। तो उनको कारगिल हाइट से निकाल दिया था, हमने उसको भगा दिया था। तो बौखला गया था पाकिस्तान, और उसने क्या किया, जैसे ही कारगिल हाइट्स के पहाड़ियों पे हमारी इंडियन आर्मी ने उनको भगा दिया था, तो इन्होंने क्या किया कि जो वैली है, वैली में उन्होंने बहुत सारे टेररिस्ट भर दिए, जैसे लश्कर, जैश एंड हरकतुल जिहाद इस्लामी, ऐसे अलग अलग तंजीमों से उन्होंने वैली में भर दिया। बिकॉज इंडियन आर्मी वाज बिजी फाइटिंग ऑन दी कारगिल हाइट्स एंड वेरियस अदर हाइट्स, तो वैली में उन्हें भर दिया। सो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम। और उस समय हर दिन अपने, आप न्यूज़पेपर देख सकते हो उस समय के, आपको मिलेगा हर 2 या 3 दिन में एक एनकाउंटर होता था कश्मीर में, या कोई बड़ी वाकया होती थी। एंड उसमें 4 टेररिस्ट मारे गए, हमारा एक जवान शहीद हो गया, ऐसी न्यूज़ आती थी, रेगुलर होती थी। यस, रेगुलर होती थी। अगर आज का अगर समय देखेंगे आप एंड उस समय का, तो कंपैरेटिवली दैट वाज अ मच मोर डिफिकल्ट टाइम एंड मच मोर चैलेंजेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा भरा हुआ था वो। एंड उस समय मेरा वहाँ पोस्टिंग था, एंड 6 राष्ट्रीय राइफल्स में मुझे पोस्टिंग दिया था, और कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे एक डेल्टा कंपनी थी वहाँ, और डेल्टा कंपनी जैसे अल्फा ब्रावो चार्ली अलग कंपनी होती है, डेल्टा कंपनी में मुझे उन्होंने टास्क दिया था और मुझे इंचार्ज बना दिया था एज ए कंपनी कमांडर। 22-23 साल में मैं कंपनी कमांडर था, और 120 के टुकड़ी का मैं नेतृत्व कर रहा था, डूइंग द लीडिंग दिस पीपल ऑफ 120 में। सो इट वाज अ चैलेंज। मैं जब वहाँ गया तो शुरू में तो मुझे समझना पड़ा कि वो टेरेन कैसा है, लैंड, बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ फोल्ड्स एंड हाइट्स एंड जंगल्स एंड गाँव आसपास, तो टेरेन वहाँ समझना मुझे ज़रूरी था। उसके साथ साथ मुझे वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में जानना ज़रूरी था, बिकॉज वहाँ हमें पता होना इसलिए ज़रूरी था, बिकॉज हमें ज़रूरी था कि इन्फॉर्मेशन मिले। इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी, आसपास लोगों से मिलेगी, या आपके कोई ना कोई आपके लिए काम कर रहा है इन्फॉर्मर्स, उनसे मिलेगी। तो वो सबसे बड़े चैलेंज थे मुझे। और मुझे ये भी चैलेंज थे कि ये टेररिस्ट जो हैं, इनकी क्या टैक्टिक्स होती हैं, कैसे ये ऑपरेट करते हैं। हमको जनरली पढ़ाया गया है इनके बारे में, बट ऑन ग्राउंड लोकल उस इलाके में हर एक इलाके की अलग अलग न्यूएंसेस होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। तो वहाँ मुझे ये चैलेंज था कि इन्फॉर्मेशन टेररिस्ट के बारे में, उनके मोडस ऑपरेंडी कैसे ऑपरेट करते हैं, एंड लोगों के बारे में क्या उनका सपोर्ट है नहीं है, एंड टेरेन, ये 4 चैलेंजेस मुझे थी। 4 challenges I had broadly, and then I tried to get into the people। उनसे मैं धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। मेरा पोस्ट अलग से था गांव में, तो मैंने इस इलाके में अपनी गश्त लगाते थे हम। और ऐसा था कि उस समय कि हर दिन आपको कहीं ना कहीं आईडी ब्लास्ट होता था। हम, मुझे यहाँ से अपनी कंपनी से अगर हेडक्वार्टर जाना होता था, हम रोड इस्तेमाल नहीं करते थे, हम इस्तेमाल करते थे पैडी फील्ड्स, हम इस्तेमाल करते थे खेत, जंगल, क्योंकि ये रोड के ऊपर आईडी लगाते थे। तो कैजुअलिटी होने के चांसेस थे, बहुत चांसेस थे। तो वी यूज्ड टू अप्लाई आवर ओन माइंड एंड यूज डिफरेंट रूट्स, जाने के लिए अलग, आने के लिए अलग करते थे। सो ये पेट्रोलिंग के समय वैसे ही हम उनके बारे में इंफॉर्मेशन जनरली इकट्ठा करते थे। देयर आर वेरियस वेज वी टू गेट इन्फॉर्मेशन। एक तो एक रेडियो इन्फॉर्मेशन आती है, रेडियो इन्फॉर्मेशन आती है कि जो हम क्या करते थे, उनके फ्रिक्वेंसी में घुस जाते थे, रेडियो फ्रिक्वेंसी में टेररिस्ट के। और वो भी जैसे जो होता है ना, ओपन यासू सेट होते थे उस ज़माने में, यासू सेट और छोटे छोटे सेट होते थे, इसमें हम घुस जाते थे। और वहाँ से हमको पता चलता था कि 2 पॉइंट पे
टेररिस्ट एक्स एंड वाई आर दे टॉकिंग, कहाँ से बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, तो हमको सिग्नल इंट मिलती थी, ओके सिग्नल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड टेक्निकल इंटेलिजेंस मिलता था, दैट इज वन एस्पेक्ट। Okay. सेकेंडली हमको मिलते थे इन्फॉर्मर्स के थ्रू, और इन्फॉर्मर्स कोई हमसे काम करना नहीं चाहता था या हमसे बात नहीं करना चाहता था। क्यों? कि हमसे कोई बात करेगा, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा तो उसको गांव में मार दिया जाता था। दे वर सो ब्रूटल, ओह दे ऑल लश्कर जैश की जो टेररिस्ट थे बहुत ब्रूटल थे ये, ओह गॉड तो ये उनको छोड़ते नहीं थे। सो लोग डरते थे। तो इस चैलेंजेस में मैंने छोटा सा एक नेटवर्क मैंने अपने डेवलप किया, ओह और एक दिन जैसे आपने कहा था, एक दिन रात को मुझे 11 बजे इन्फॉर्मेशन आई। ओके ओके, रात के 11 बजे से? यस 11 बजे मेरे पोस्ट पे एक बंदा आया, एंड जो जैसे मैंने, क्योंकि मैं यहाँ इलाके में घूम के लोगों से बातचीत करके कुछ मेरे एक कनेक्शंस बन गए थे। तो Okay. रात को 11 बजे वन इंडिविजुअल केम टू मी एंड ही टोल्ड कि एक्स गांव, सोनमुला गांव में आपको सर 2 टेररिस्ट आए हुए हैं, एक के पैर में लगा हुआ है और वो दूसरा जो है उसके साथ है, एंड एक टीम आई थी पूरा के पूरा अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल से क्रॉस करते हुए जंगल्स के थ्रू, एंड ये 2 यहाँ रुके, मैं बाकी आगे निकल गए। तो मैंने सोचा कि अभी आगे निकल गए इंडिया में? यस यस, सो ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है बिल्कुल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, या इसमें पूरा जंगल सटा हुआ है साथ साथ, एंड इसका जो जंगल के साथ साथ कुछ छोटे मोटे आसपास गांव रहते हैं, तो ये उनके लॉजिस्टिक बेसिस हो जाते हैं गांव। तो गांव में उनको उतरना पड़ता है क्योंकि उसको आगे जाना है। ओके तो वो गांव में उतरे थे और वो थोड़ा सा पैर में चोट थी तो वो रुका था उस गांव में। ओके एंड जब वो गांव में रुका था तो इस इन्फॉर्मर ने मुझे आके बता दिया, एंड इन्फॉर्मर था सर या फिर? यस ही वाज अ लोकल ऑफ दैट एरिया एंड नॉट अ प्रोफेशनल इन्फॉर्मर, बट क्या हो जाता है आप जब लोगों से इंटरेक्ट करते हो, देयर आर गुड पीपल, या कश्मीर में भी या वेरी गुड पैट्रियोटिक पीपल भी है। यस देयर आर, बट वही मैंने कहा ना कि उनको प्रेशर रहता है सोसाइटी में, जो अलग अलग जो जिसको बोलते हैं ना द पीपल हु आर फंडामेंटलिस्ट, उनसे प्रेशर रहता है, और पीपल जो फंडामेंटलिस्ट होते हैं ये टच रहते हैं टेररिस्ट के साथ, तो ये उनको मार सकते हैं, इसलिए वो डरते हैं और कोई शेयर नहीं करना चाहता। Okay. मेजॉरिटी ऐसे, मेजॉरिटी कश्मीरी पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेररिज्म, मेजॉरिटी आई कैन से 70-80% या 90 जो भी है मेजॉरिटी है, पर जो कुछ हैं वही एक चलाते हैं। दोज हु आर बीन कंट्रोल्ड बाय आर नेबर पाकिस्तान, हाँ। वहाँ से उनके कनेक्शन रहते हैं और ये यहाँ इनको कंट्रोल करते हैं। ओके तो ये पूरा बहुत बड़ा सिस्टम था उस समय। अभी ऑलमोस्ट अभी इस लास्ट 5-10 साल में बिल्कुल ये सिस्टम खत्म होने को आया है। तो उस समय की बात बता रहा हूँ। तो रात को हम उस बंदा मेरे पास आया एंड ही टोल्ड मी द इन्फॉर्मेशन, आई वेंट टू दी, देन आई डिसाइडेड कि करना क्या है। एंड इमीडिएटली मैंने 10 अपने टीम, क्विक रिएक्शन टीम होती है हमारी 10-12 लोगों की, उसको उठाया मैंने, पोस्ट से निकला एंड आई हैड टू अप्रोच दैट विलेज जिसमें थे वो। 5 से 7 किलोमीटर दूर था और रात के अंधेरे में जाना था। ओके तो रात के अंधेरे में जब हम मूवमेंट करते हैं तो वहाँ बीच में गांव था, ओके और गांव से मूवमेंट करेंगे तो आपको पता है रात में कुत्ते भौंकते हैं। हाँ हाँ सो इसीलिए तो मैंने सोचा कि वी हैव टू गो आउटसाइड द विलेज, गांव के बाहर से फिर हमने जो खेती में से हम जाके उस घर में जहाँ वो हैं वहाँ हमने, हाँ जहाँ टेररिस्ट हैं, और वो घर कहाँ चूज़ करते हैं जनरली, टुवर्ड द जंगल। तो उन्हें गांव के लास्ट में टुवर्ड द जंगल उन्हें वो घर चूज़ किया था। तो उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। भागने के लिए एडवांटेज है, फौज के लिए हमारे लिए एडवांटेज ये है कि इस कोने में है ताकि गांव को पूरा हमको मटेरियल और मैन पावर का डैमेज नहीं होगा। तो कोने में है तो कोने में फाइट कर सकते हैं। तो मैंने उसको घेर लिया, उस घर को हमने रात को उसको कॉर्डन कर लिया घर को। ओके और जब कॉर्डन किया, जंगल की तरफ से पहले कॉर्डन लगाया क्योंकि वो भाग सकते हैं इसीलिए, और उसके बाद पूरा गांव की तरफ से कॉर्डन लगाया। और उस घर को घेरने के बाद टोटल कितने आदमी थे सर? हमारे 12 थे इनिशियली, क्विक रिएक्शन टीम 12 की टीम थी हमारी। ओके तो हमने जब उसको घेर लिया, घेरने के बाद घर वालों को हमने आवाज़ दिया, नॉक किया उधर, बोला प्लीज़ बाहर आइए आप, अगर कुछ है तो बताइए, कोई है। तो थोड़ा सा इनिशियल रिएक्शन वाज वेरी स्लो, वो कोई नहीं आना चाहता था। दोबारा हमने बताया कि फ़ौज है, आप आइए। हमने अनाउंस किया माइक में, जो होता है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए माइक यूज़ करते हैं, वो तो यूज़ किया हमने। और उसके बाद वो फैमिली बाहर आई, 2-3 लेडीज़ थे, 2-3 जेंट्स थे, और छोटे बच्चे थे उनके पास। तो उन्होंने कहा कि सर कोई नहीं है यहाँ। हमने बताया कोई है तो बता दो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो बताने को तैयार नहीं थे, पर एक बात थी, उनके फेस एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी। थोड़ा सा वो
डर का माहौल था उनकी बातों में, जब बात कर रहे थे तो यू कैन मेक आउट, वो एक अलग से एक फीलिंग आपको पता चल जाती है बॉडी एक्सप्रेशन से। तो आर्मी वाले ट्रेंड होते हैं ये सब नहीं, ऐसी ये चीज़ों के लिए? नेचुरल है आर्मी, ओके, मतलब आप यू कैन मेक आउट, किसी की बॉडी लैंग्वेज है, जब किसी से बात कर रहे हो तो पता चल जाता है। करेक्ट। तो हमने उनको फिर साइड में एक आड़ में, जहाँ प्रोटेक्शन हो सकता है कि फायर उनके ना आए, तो हमने एक आड़ में उनको रख दिया, बैठ गया। और मेरे साथ एक कश्मीरी लड़का था, इज़ ए कश्मीर बॉय हु वाज विथ मी इन द टीम, ओके, जो इंटरप्रेटर था मेरे लिए। अच्छा, तो फिर मैंने उसको बोला कि जस्ट स्टैंड नेक्स्ट टू दी फैमिली, पीछे आड़ में। हमने क्या किया था, पूरा घर को घेर लिया, सब अपने अपने आड़ में थे हम। ओके, एंड घर की तरफ हमारे राइफल्स थे तनी हुई, हम वी आर वेटिंग कि अंदर से कोई आए या जाए, हम फायर करेंगे। तो ये जो लड़का मेरा खड़ा था, कश्मीरी बॉय, वो स्टैंडिंग विद द फैमिली, तो उसने सुना आपस में बातें कर रही थी लेडीज़, अभी क्या होगा, दे स्पीकिंग कश्मीरी में बात कर रहे थे, ओके, क्या होगा, कैसे होगा, उनका ना बातचीत चल रहा था। तो उस लड़के ने सुना और मेरे को आके बता दिया, सर इसमें 2 हैं, ओके, कंफर्म कर दिया। तो मैं बोला, ओके, गुड, नाउ वी आर कंफर्म, देयर आर 2 गाइज, सो वी कैन टेक एक्शन नाउ। ओके, सो ये सोचते हुए मैं अभी, नेक्स्ट स्टेप था कि जाना है, अंदर नहीं जाना है। ओके, दिस वॉज द डिसीजन डिलेमा, अंदर घुसेंगे, बिकॉज वो अंदर बैठा हुआ है और हम ओपन में हैं, क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ है अपने आड़ में बैठा हुआ है। अगर हम अंदर घुसेंगे तो उसका फर्स्ट इनिशिएटिव उसके पास है मारने के लिए। करेक्ट, तो मैंने अनाउंस किया कि आपको हम कुछ नहीं करेंगे, सरेंडर कीजिए, आप आ जाइए। ओके, तो उधर से अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिकॉज टेररिस्ट क्या करते हैं कि वो कभी भी कोशिश करते हैं कि कितना अवॉइड करें, फौज को अवॉइड करें, एनकाउंटर में नहीं घुसना है उनको, दे वांट टू गो अहेड, ओके, यू नो, भागना है, हाँ, उनका हिट एंड रन प्रैक्टिस होता है, ओके, हिट करना है, भागना है। दे डू नॉट वांट टू फाइट ए पिच बैटल विद आर्म फोर्सेस। करेक्ट, उनको आपको थोड़ा सा तंग करेंगे, फायर करेंगे, आप 1-2 निशान करेंगे, भागेंगे। उनकी हैसियत भी नहीं है सर लड़ने यस की। यस, नहीं होती है। तो वो नहीं आ रहे थे, कोई बाहर आवाज़ नहीं दे रहे थे। जब वो नहीं आ रहे थे तो उस समय मैंने सोचा अभी समथिंग हैज़ टू बी अप्लाइड, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने टीम को अंदर भेजूंगा तो हम उनको मारेंगे, पर हमारा नुकसान पहला होगा। आई डू नॉट वांट टू लूज माई, दिस वाज माई फर्स्ट ऑपरेशन। तो मैं सोचता कि नहीं नुकसान होना चाहिए। तो फिर मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा। और मैंने पीछे वाली टीम को, जो थी घर को जिसने घेरा था, पीछे वाली टीम को रेडियो सेट पे बोला कि हवा में फायर कर। तो उन्होंने हवा में फायर किया। जैसे हवा में फायर किया, 2 शॉट, कुछ हुआ नहीं। तो मैंने बोला दूसरी टीम को फायर कर हवा में एक साथ। तो दोनों तरफ से फायर आया हवा में। तो हवा में जब फायर आया तो फायर का जवाब फायर से आया, अंदर से भी फायर आया। देन वी वर श्योर कि आप टेररिस्ट है अंदर। बस हमको यही कंफर्म हो गया। अभी नाउ वी वांटेड टू, एंड हमने फिर फायर का जवाब फायर से देना शुरू कर दिया। थोड़ा हमको प्रॉब्लम हो रही थी कि अंधेरा था, नाइट थी, एंड कोई लाइट नहीं है गांव में, अंधेरा, पिच डार्क टुवर्ड्स द जंगल। ओके, एंड फिर मैंने अपनी टीम को बताया, थोड़ा छोटी लकड़ी जमा की मैंने, और जहाँ कोशिश हो सकता है वहाँ हमने आग लगा दी, ताकि थोड़ा सा आउटलाइन दिखने लग गया उस घर का। ओके, क्लियर आउटलाइन नहीं दिख रहा था पूरा घर, पर आउटलाइन दिखने लग गया। ओके, और अंदर से फायर आता था, हम फायर करते थे, फायर का जवाब फायर से करते थे, पर वो टारगेट कभी नहीं दिख रहा था हमको। वो छिपे बैठे होंगे। हाँ, उस विंडो से फायर करेगा, पीछे विंडो में जाएगा, वहाँ से फायर करेगा, ओके, उस विंडो में जाएगा, वहाँ से फायर करेगा। पर हमारे भी टीम के जो जवान थे, सब फायर का जवाब फायर से दे रहे थे। ओके, पर टारगेट क्लियर नहीं दिख रहा, बिकॉज मूवमेंट वाला टारगेट है और रात है, चैलेंज था। हमने आग तो लगा दी थोड़ी, पर क्लियर दिख नहीं रहा है। कश्मीर में ऐसे भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू होता है बॉर्डर पे। पहले अभी ठीक है, उस टाइम तो बॉर्डर पे इशू था। हाँ, सो देन आई हैड एन आइडिया कि अभी मुझे रॉकेट लॉन्चर मारना पड़ेगा, घर को नीचे लाना पड़ेगा। हाँ, देन आई दैट टाइम अराउंड 1 बजा होगा रात को, अराउंड 1:30 जब तक कार्रवाई हुई थी हमारी। तो मैंने कमांडिंग ऑफिसर को रेडियो सेट पे कॉल किया, जय हिंद सर, मेरा कोड साइन था सलीम, बोला सलीम फॉर सुल्तान, एंड मुझे परमिशन चाहिए रॉकेट लॉन्चर मारने के लिए। तो डायरेक्ट बात नहीं होती थी सर, कोड पे होती थी? कोड पे होती थी। तो आपका नाम सलीम था? यस यस यस, ओके, इन दी रेडियो, बिकॉज कभी भी क्या होता है, टेररिस्ट भी हमारे नेट में घुसते हैं ना। ओके, तो उसके लिए अवॉइड करने के लिए वी यूज्ड टू यूज दिस कोड्स। ओके, तो अभी भी चलता है सर ये? हाँ, कुछ कोड्स यूज करना पड़ता है, सम ऑपरेशन। यस, तो वो उसमें कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि तूने इतना रात को 1 बजे 1:30 बजे तो कहाँ घूम रहा है, हैव यू नॉट कंफर्म कि बिफोर लॉन्चिंग तूने इन्फॉर्म भी नहीं किया मुझे? मैं बोला नहीं किया सर, आई वांट टू बी श्योर है नहीं है। रात को आपको मैं 11:30-12 बजे उठ के बताऊंगा कि सर वहाँ टेररिस्ट है, मैं जा रहा हूँ। इससे अच्छा मैं सोचा लेट मी गो एंड कन्फर्म, एंड देन बोला बड़ी चैप, हाउ मच गाइज यू आर टेकन? बोला सर एक छोटी टीम ली है। बोला 2 की जगह ज़्यादा हो सकते तो? बोला सर मैंने कंपनी कमांड अपने जो कंपनी बेस में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया हुआ है, बैकअप का टीम के लिए बताया हुआ है, दे विल आल्सो कम। तो 5 किलोमीटर ही था दूर हमसे।
तो सब बता दिया, मतलब ओके फायर। और फिर मैंने रॉकेट लॉन्चर फायर की परमिशन ली और मैंने रॉकेट लॉन्चर फायर किया। पहला राउंड मारते ही वो राउंड इस घर से निकल के जंगल में आके गिर गया, क्योंकि लकड़ी के घर थे वो। ओहो, और वो राउंड था हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक, हीट बोलते, हीट एमिनेशन, ओके, जो सपोज टू गो एंड हिट द टैंक। ओके। तो वो निकल गया एंड फायर तो चल रहा है। फिर मैंने अपने गन फायर चल रहा है मीन हाँ उधर से फायर कर रहे हैं, हम फायर कर रहे हैं, हमने रॉकेट लॉन्चर मारा, निकल गया रॉकेट लॉन्चर। और जब निकल गया तो देन आई टोल्ड हिम टू चेंज दी एमिनेशन। इंसेंडरी होता है जो आग लगती है, तो Okay. इंसेंडरी एमिनेशन डाला हमने, इंसेंडरी, और फिर फायर किया। जब Okay. फायर किया और मैं अपने उस पेड़ के घर के सामने जो पेड़ था उसके साथ मैंने आड़ लिया था, वहाँ बैठा था, दूसरा टीम पीछे बैठा था। Okay. तो हमने फायर किया, घर को आग लग गया। जैसे ही आग लगा, विद इन फ्रैकिंग, लकड़ी के घर होते हैं, विद इन फ्यू मिनट्स इट वाज फुल फ्लेज फायर घर में। Blast और हो गया। हाँ ब्लास्ट हो गया और आग लगी। उसमें आगे वाले डोर से एक टेररिस्ट भागता हुआ आया, तो उसको मैंने वहीं पहला शॉट, 2 शॉट में वहीं डाल दिया नीचे। Okay. फर्स्ट, दिस वाज फर्स्ट टेररिस्ट विच आई किल्ड। और जो पीछे जंप किया तो दूसरी टीम ने डाल दिया। सो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट एनकाउंटर वाज। सो इट्स वाज फर्स्ट एनकाउंटर। वो ये तो मतलब बहुत एडवेंचरस रहा है। यस एंड आई थिंक यू वर टू यंग सर। यस आई वाज ओनली रोंगटे खड़े हो गए सर, अब जैसे बता 23 रहे थे ना, तो यू नो गूज बम्स आ रहे थे कि तो इसमें वही डिसीजन डिलेमा है, इनोवेशन है कि रात को कैसे, बहुत सारे चैलेंजेस आती हैं ये। बाप रे सर, आई मीन सीरियसली कश्मीर की ठंड एक ऊपर से चैलेंज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन अगर वहाँ जैसे आपके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला वहाँ पे कितने भी आदमी हो सकते थे, थे, ज़्यादा हो दैट इज सकते आल्सो ए थे, चैलेंज। राइट। देखो उस समय क्या था, मैं यंग था, जोश ज़्यादा होता है, यू नो। तो जो कमांडिंग ऑफिसर्स हो गए, सीनियर्स होते हैं, दे आर हैविंग मच मोर विजडम, करेक्ट so सर। they correct us and they try to guide us. सर आपको आपकी जो अचीवमेंट है, आपने जो शौर्य चक्र लिया है हमारे जो यू नो स्वर्गीय प्रेसिडेंट थे एपीजे अब्दुल कलाम सर के हाथ से लिया है, दैट वाज एन यू नो, एक तो शौर्य चक्र बहुत बड़ी बात है, और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के हाथ पे आपने शौर्य चक्र लिया। हाउ वाज योर फीलिंग दैट टाइम सर? See, APJ Kalam is a person for me. There are 2 leaders at that time. मैं जब उस एज में था तो मेरे 2 लीडर्स, पॉलिटिकली जनरली वी आर नॉट अलाइन, फौज में ना वी आर अपोलिटिकल एंड अरिलीजियस, सो वी आर नॉट अलाइन, बट दिस 2 लीडर्स यूज्ड टू रियली यू नो इंस्पायर मी। एक तो अटल जी एंड सेकंड वाज APJ Kalam sir. या They were so good, you know, they were so simple and clarity of thought, simple living, high thinking, Yeah. thinking about the country. तो ऐसे बंदे से अगर ऐसे पर्सन से मिलता है तो इट इज एन माइलस्टोन इन माय लाइफ। एक वन दैट इज द ओनली माइलस्टोन इन माय लाइफ व्हिच आई फील वेरी वेरी प्राउड कि आई रिसीव्ड फ्रॉम APJ Kalam सर। एंड शौर्य चक्र जो आप बता रहे थे मुझे, तो इससे पहले मैं आपको उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ कि वॉर जो है जो अभी ये जो है, व्हाट इज दिस, एक तो मैंने आपको सिर्फ ऑपरेशन बताया है, ये ऑपरेशन क्या है, आई जस्ट टेक यू थोड़ा सा अप। दिस इज वन पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रैटेजी ऑफ वॉर, दिस इज द प्रॉक्सी वॉर। ओके, ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा था सर। एंड कारगिल में क्या है आपको पता है कि यू नो वॉर में देयर इज अ टारगेट, देयर इज अ ऑब्जेक्टिव कि वो हाइट कैप्चर करनी है या वो बंकर Target कैप्चर fix करना है है, वहाँ पे। हाँ बंकर कैप्चर करना है। बट यहाँ प्रॉक्सी वॉर में इट इज टेररिज्म में बहुत मुश्किल होता है टू फाइंड आउट द टारगेट। आपके बीच में, आपके गांव के लोगों में कहाँ है, बहुत डिफिकल्ट है। इट इज़ द वॉर ऑफ विजिबल एंड इनविजिबल। ओके, विजिबल क्या है आपको, आर्म फोर्सेस इज विजिबल, आर्म फोर्सेस आर्मी वाले विजिबल घूम रहे हैं, आरआर वाले अपने गांव में घूम रहे हैं, सबको पता है, पर वो टारगेट इनविजिबल है, करेक्ट, उसको ढूंढ के मारना इज अ बिग चैलेंज इन प्रॉक्सी वॉर। सो प्रॉक्सी वॉर का थोड़ा सा और बैकग्राउंड मैं देता हूँ। ये प्रॉक्सी वॉर वाज स्टार्टेड इन 1989 बेसिकली बाय जनरल जियाउल हक। कारगिल से पहले बता रहा हूँ 1989, उससे पहले जाओगे 1971 में हुआ था। 1971 में पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल हमने नस्तानाबूद करके बांग्लादेश कराया था। उससे पहले 65 में हुआ है, 1947 में। तो जेनेसिस है टू नेशन थियरी, इसी का जेनेसिस है सर। वहाँ से ये स्टार्ट होता है। फॉर पाकिस्तान का सिर्फ एक ही एम है, टू टेक कश्मीर एंड यू नो एक्सपैंड, दैट इज एम 47 से। तो कश्मीर का उन्होंने किया था, आपको पता ही है क्या किया, और 1/3 उनके पास रह गया POK वाला, जो आज भी हम क्लेम कर रहे हैं उसका। करेक्ट। सो वो हमारा ही है। तब से 47, 65, 71 में हमने उनके 2 हिस्से कर दिए, बांग्लादेश अलग से कर दिया, Yeah. फिर भी बाज नहीं आया।
तो उनके जो हुक्मरान थे, उनके जो आर्मी के लोग थे, उनको रियलाइज़ हो गया कि वी कैन नॉट डिफेंड दिस आर्मी, फेस टू फेस डिफेंड नहीं कर सकते हमको। करेक्ट। तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर का स्टार्ट किया है। दैट इज़ 1989 में ऑपरेशन टोपैज बोल के है सर। अगर आप गूगल पे देखोगे सब कुछ है अवेलेबल, एवरीथिंग व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन ओपन सोर्स। ये सब कुछ वहीं से बात कर रहा हूँ। तो ऑपरेशन टोपैज जन जियाउल हक ने लॉन्च किया। उनका एम था टू कट इंडिया बाय 1000 कट्स, बाप रे। टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो उनका एम ये था, सामने सामने तो लड़ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने ये प्रॉक्सी वॉर का पूरा जो सिस्टम स्टार्ट किया है। पंजाब में इंसर्जेंसी कर दी, पंजाब में, कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट पे इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना, हमारे जो अलगाववादी हैं अपने माओवादी उनको सपोर्ट करना। Yeah. तो दे ऑल स्टार्टेड डूइंग दिस एंड अदर देन दैट दे स्टार्टेड दिस। अभी जो सुनते हैं ना, नारकोटिक टेररिज्म, ड्रग्स इंडिया में भेजना, काउंटर फेक करेंसी। तो उनका एम था कि नॉट ओनली फाइट फेस टू फेस, इंटरनली कट करना है। तो काउंटर फेक करेंसी आ गया एंड दे वांटेड to do this illegal immigrants to get into India from Bangladesh and various places, Rohingyas and all that. हाँ. So this is part of whole strategy which they have done. ओके। In एक that एक proxy war- मुहिम, एक जंग के टाइप में ही उन्होंने छेड़ा है बस। यस किया है। तो ये हमको रियलाइज नहीं होता, दिस इज व्हाट प्रॉक्सी वॉर इज। तो प्रॉक्सी वॉर में से आपका टारगेट क्लियर नहीं है, आपका दुश्मन आपको पता नहीं पता होता नहीं है। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इज, एंड कश्मीर इज वन पार्ट ऑफ दैट। एंड इन कश्मीर दे डिड व्हाट दे डिड फॉर सो मेनी ईयर्स, दे आर डूइंग नाउ ऑल्सो। अभी भी आपको लगता है तो नहीं है सर। हमारे यहाँ कुछ ऐसे यूथ हैं और ऐसे कुछ लोग हैं जो जिनको भड़काया जाता है, जिनको मोटिवेट किया, जैसे IM है, PFI है, इनको नहीं पता कि कोई ना कोई इनको यूज़ कर रहा है। उनके पाकिस्तान की सो आई एम इंडियन मुजाहिदीन। Yes, Pakistan is so good. They have their own sleeper cell throughout India. कश्मीर से केरला तक उनके स्लीपर सेल्स है। सो दिस इज व्हाट प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है सर, दिस इज व्हाट। एंड 19 जैसे आपने कहा था कि शौर्य चक्र के बारे में, तो दिस इज वन पार्ट, टेररिज्म इज वन पार्ट। सर तो अभी अब आते हैं एक्चुअल मुद्दे पे। यस सर बहुत इंस्पायरिंग होगा अगर आप ये स्टोरी अगर हमारे साथ शेयर कर सको व्यूअर्स के साथ। आपकी बहादुरी के लिए जो शौर्य चक्र आपको मिला है सर, वो कौन सा मिशन था या तो कौन सा आपका एनकाउंटर था, और क्या हमको उसके बारे में शौर्य चक्र के जो आपका ऑपरेशन था उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ज़रूर बताऊंगा मैं। देखो, तो आई टोल्ड दिस इज अ प्रॉक्सी वॉर है टेररिज्म का। उसमें जिस कंपनी में मैं था, जैसे डेल्टा कंपनी मुझे टास्क दिया था, मेरा मैंडेट था कि उस 120 जवान लेके उस इलाके में, जो 10 किलोमीटर का इलाका था और 10-15 जंगल थे आसपास और 25-30 गांव थे, उस इलाके में मेरा एम था कि टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। Okay. तो मैंने इस इलाके में मैंने अच्छी तरह से डोमिनेट कर लिया था। बट एक बगल में गांव था जो मेरी कंपनी और नेबरिंग बटालियन, जो बगल वाली बटालियन होती है, ओके। जैसे होता है ना, हमारा एक एरिया दिया है बटालियन का, उससे एरिया दिया, दूसरे बटालियन को दिया है। हाँ। दोनों के बीच में जो एक इंटरफॉर्मेशन गांव होते हैं, तो टेररिस्ट भी इतने स्मार्ट होते हैं कि वो क्या करते हैं, उस गांव में जाके बैठते हैं। ताकि क्या है कि फ्रेंडली फायर ना हो जाए हमारा। हम क्या करते हैं, उस गांव को थोड़ा छोड़ देते हैं, क्योंकि वो उधर से उनकी पार्टी आती है, हमारी इधर पार्टी आती है, रात में कभी कभी आपस में क्लैश ना हो जाए। तो छोटे से जो गाँव होते हैं हम कॉर्नर में छोड़ देते हैं और वो वहाँ बह के बैठते हैं। इंटरफॉर्मेशन बाउंड्री में आके बैठते हैं वो। ओके, दो बटालियन के बीच में। यस, उनको भी पता होता है कि फौज कहाँ मूवमेंट करती है। दे आल्सो स्टडीइंग अस सर, वो भी पढ़ते रहते हैं हमको। दे आर आल्सो नोइंग आवर टैक्टिक्स। तो हम भी उनके टैक्टिक्स को जानने की कोशिश करते रहते हैं और कंटिन्यूसली उनकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। RR का जो पूरा जो गेम जो है सर, इट इज़ ऑल अबाउट वन स्टेप अहेड ऑफ योर एनिमी। ऑलवेज अगर आप उसको पकड़ना है, मारना है, तो ही इज ऑल्सो थिंकिंग फास्टर देन यू। करेक्ट। सो एक छोटा सा, जैसे बिफोर आई कम टू दी ऑपरेशन, एवरी डे इन द मॉर्निंग है ना, एक जंगल में शेर उठता है और सोचता है कि मुझे उस हिरन से फास्ट भागना है। क्यों? कि मुझे वो हिरन को पकड़ के मुझे खाना है और मुझे सर्वाइवल है। और हिरन सोचता है उठ के कि मुझे उस शेर से और तेज भागना है ताकि मैं उसके हाथ में ना आऊँ। तो ऐसे ही है, हर दिन हम पोस्ट में उठते थे कि आज लश्कर की टीम को पकड़ना है, मारना है।
और वो लश्कर वाले आतंकवादी सोचते थे इनसे थोड़ा आगे निकलना है। तो इट इज़ गेम ऑफ सर्वाइवल, ओह इस गेम ऑफ सर्वाइवल। तो मुझे टास्क दिया था कि उस जो गांव है इंटर फॉर्मेशन, उस गांव में 3 से 4 लश्कर के आते हैं, उनको आपको नेस्तनाबूद करना है। आपको इनपुट था ये? यस, इनपुट था, आते हैं, बट वो थोड़ा क्या, कभी उस एरिया में शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे बटालियन के एरिया में, कभी हमारे। तो वहाँ इतना हमारा रिसोर्स और इन्फॉर्मर थे नहीं। ओके तो फिर मुझे वो टास्क दिया था कि विद इन 2 to 3 months यू हैव टू गेट देम न्यूट्रलाइज्ड, बिकॉज दे वर डूइंग लॉट ऑफ हेवक। उन्होंने बहुत सिविलियंस को मारा था, बहुत से आईडीज का उन्होंने ट्राई किया था आर्मी कॉन्वॉयज के ऊपर। तो वो मुझे मैंडेट दिया था हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने। कमांडिंग ऑफिसर को हमारे सीधे ब्रिगेडियर ने मैंडेट दिया था कि ये ख़त्म करना है। कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया, मुझे बताया कि यस ये तुझे टास्क दिया हुआ है। मैं बोले यस आई विल डू इट। पर मन में ये था कि क्योंकि उस इलाके में मेरा इतना अच्छा पकड़ हो गया था 6 से 8 महीने में, तो मैं चाहता था कि दूसरे इलाके में क्यों वेंचर आउट करना है। बट कमांडिंग ऑफिसर ने टास्क दिया है तो सर आंखों पे। एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द विलेज, मीटिंग पीपल देयर। कभी कभी ऐसे वॉक करते थे, स्कूल में जाता था मैं, स्कूल में बच्चों से खेलता था क्रिकेट। ऐसे करते कराते मेरा अच्छा जान पहचान हो गया। और एक दिन क्या हुआ कि उसी गांव का एक बच्चा अच्छा मेरा एक फ्रेंड बन गया। आई डोंट से इन्फॉर्म, ही बिकेम ए गुड फ्रेंड। तो आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद देम। ओके ना, तो एक लगाव हो जाता है। हाँ, attachment आता है। बच्चों को दे लाइक यूनिफॉर्म, बच्चों को अच्छा लगता है यूनिफॉर्म। तो अच्छा एक फ्रेंडली माहौल हो गया था। टीचर्स भी अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे, बात करते थे। सो एक दिन 22 जून 2002 इस समय हम बाहर से आए, हम बाहर गए थे 19 को, और 22 जून को ऑपरेशन हुआ था। 19 जून को हम गए थे एक ऑपरेशन में जंगल में, वो दूसरी कंपनी के इलाके में था, अल्फ़ा कंपनी में। तो अल्फ़ा कंपनी में था तो वी हैड गॉन एज ए कॉर्डन पार्टी, मतलब एक्शन उनको करना था, हमको बाहर से सपोर्ट करना था। तो उस ऑपरेशन में हमने मेरी टीम ने एक मार दी। 6 हमने टोटल मारे थे जंगल में, उसमें मैंने एक मारा, हमारी टीम ने एक मारा था। ओके तो हम रात को आए थे 20-21 के आसपास, और हम रेस्ट कर रहे थे। 22 को कमांडिंग अफसर ने बोला मुझे कि आप आइए और हम थोड़ा सा ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और 22 का जो डेट है वहाँ हमारे यहाँ गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद एक बना हुआ है। हमारे एक प्रेयर ऑफर करते हैं हम 22 को, क्योंकि हमारा कुछ वहाँ ऑपरेशन में कुछ इनकाउंटर हुए थे पहले, और कुछ लोग शहीद हुए थे। उसके लिए हमने प्रेयर ऑफर करना था। तो कमांडिंग अफसर ने बोला आप आइए बटालियन हेडक्वार्टर में। बोला यस सर। मैं 22 को सुबह वहाँ पहुँच गया था 8 o'clock के आसपास। एंड हम बैठे थे MMG में, मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बैठे थे। सर्वधर्म स्थल में बैठे थे। उसको हम MMG भी बोलते हैं मजाक में, यू नो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च। तो बैठे थे एंड जैसे ख़त्म हुआ प्रेयर, हम बाहर आए। कमांडिंग ऑफिसर ने ऑफिस की तरफ जा रहे थे पोस्ट में, और मैं थोड़ा सा निकला तो गेट पे किसी ने कहा कि सर एक लड़का है आपसे मिलने के लिए। मुझे अंदर मैसेज आया। मैं बोला कौन है? बोला सर एक गांव है W गांव, आई विल नॉट टेक द नेम्स बिकॉज। तो W गांव से एक लड़का है आपसे मिलने के लिए। मैं गया गेट के ऊपर एंड तो मुझे वो बच्चा दिखाई दिया। बोला सर जिसके साथ आप क्रिकेट खेलते हैं? यस। तो उसने कहा कि सर उस गांव में, उस घर में 3 आए हैं, 3। बोला कंफर्म किया, बोला 3 या 4 है, पर हैं उस घर में। बोला कहाँ है? वो लोग जो जंगल की तरफ नाला जाता है और वो पूरा जो गांव है और ये W जो गांव है, इसके बीच में जो घर हैं वहाँ बैठे हुए हैं, और वही हैं जो लश्कर वाले हैं, टॉप कमांडर्स। यस। तो आई वॉज एक्साइटेड। तो जब तक मैं वहाँ जाता, गेट से मैं ऑफिस तक पैदल जाता, बिकॉज वो 300-400 मीटर अंदर ऑफिस था गेट से, और वापस जाता। एंड क्योंकि उस समय क्या था, वो लड़का क्यों आया था, उस समय फ़ोन नहीं था हमारे समय। आज मोबाइल है, सब कुछ है, उस समय था नहीं फ़ोन वगैरह। लड़का मोटरसाइकिल पे आया था, जो गांव था 6 to 7 किलोमीटर दूर था हमारे पोस्ट से, हेडक्वार्टर से। तो वो लड़का मोटरसाइकिल पे आके गेट पे उसने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मैं गया एंड कमांडिंग ऑफिसर के पास। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कॉल सलीम, कोड वर्ड का सलीम, बुलाओ। बोला गया एंड देन ही सेड वी हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ योर एरिया। मैं बोला यस सर बताइए, कम सेट इन द ऑफिस। तो मैंने मैप खोला ऐसे एंड मुझे बता कि इस गांव की इन्फॉर्मेशन। बोला सर मुझे पता है। मैं कैसे पता? बस अभी गेट पे मेरे को मिलने आया था एक, तो उनको कहाँ से एक हेडक्वार्टर से इन्फॉर्मेशन आई थी। ओके क्योंकि क्या हो जाता है कि जब दोनों से इन्फॉर्मेशन आई है, इसका मतलब कोरैबोरेटर है, 2 जगह से कोरैप्ट हो गई इन्फॉर्मेशन। जब 2 जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही मतलब वो कन्फर्मेशन है
कि समथिंग इज़ देयर। ऐसे बहुत बार ऐसे होता था कि जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती थी हम जाते थे, वहाँ मिल्टन नहीं होते थे। कभी कभी ऐसे भी होते डबल एज वाले इन्फॉर्मर्स कि वो बोलेंगे फौज आने वाली है, उसको निकाल देंगे, जस्ट 5 मिनट में निकाल देंगे, और गाँव में बोलेंगे हाँ कि यार कोई था यहाँ, तो उसने हमारा भी काम कर लिया, उनका भी काम कर लिया। तो डबल एज इन्फॉर्मर हो सकते हैं ऐसे। ओके। ऐसे प्रॉब्लम भी होती है, वो अलग अलग इनकाउंटर्स और है। कुछ होते भी होंगे ऐसे कि सर Yes, आपको yes. डाइवर्ट करके कहीं और भेज दे और Yes, कुछ और करते जगह हैं, करते हैं, ऐसे होते हैं, उनके लिए भी काम करते हैं सर। ओके। हाँ, इट इज अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज गेम ऑफ द टू रीजंस व्हाई दे आर डूइंग दिस। वन इज मनी, ह्यूज मनी कम्स इन ओह विथ हवाला थ्रू द पाकिस्तान एंड थ्रू द टेररिस्ट, एंड थोड़ा सा रिलीजियस एंगल है जहाँ कोई लड़के जो इमोशनली जो अपील हो जाता है, अदरवाइज मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसकी वजह से काम करते हैं वहाँ लोग। सो तो ये दो टाइप की इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ लड़के ने दी और कमांडिंग ऑफिसर ने भी कंफर्म की, तो Okay. इन्फॉर्मेशन कोलैबोरेट हो गई। नाउ वी हैड टू गो एंड लॉन्च। तो आई विल स्टॉप यू सर वन Yes, sir. सेकेंड। अगर वो इन्फॉर्मेशन कमांडिंग ऑफिसर से नहीं आती, हाँ। सिर्फ आपको आती, तो आप क्या करते थे उस हाँ, टाइम? मैं भी फिर भी लॉन्च करता, बिकॉज दैट बॉय इज नोन टू मी। ओके मैं भी लॉन्च करता, बट कॉशियसली लॉन्च करता मैं। ओके सी ही इज़ नोन टू मी फॉर लॉन्ग टाइम। वो Okay. 3-4 महीने से मेरे कॉन्टैक्ट में, 4-5 महीने से, एंड आपको पता चल जाता है कि वो इनोसेंट लड़का है। ही इज़ नॉट ए प्रोफेशनल इन्फॉर्मर, नहीं था। ओके जो प्रोफेशनल होते हैं वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कब बताना है, कितना बताना है, और किससे लेना है पैसा, किससे, वो तो करते हैं। बट ही वॉज ए वेरी इनोसेंट बॉय, 10th-12th का बच्चा था ये। ओके सो मैं जरूर जाके चेकआउट करता, कुछ भी हो हम चेकआउट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। एक सेकंड और सर, please. क्वेश्चन है इसी में। अब जैसे आपने बोला कि कुछ इन्फॉर्मर्स उनके भी होते हैं, टेररिस्ट के भी होते हैं, हाँ, तो उनको पैसा मिलता है हाँ। बस मेरे इंफॉर्मेशन Knowledge के लिए और हमारे व्यूवर्स के लिए। जो इन्फॉर्मेशन आर्मी को देते हैं वहाँ के लोकल कश्मीरीज, वो बाय पैट्रियोटिज्म देते हैं या इट्स आल्सो फॉर मनी? यस, इज बोथ, इट इज बोथ। okay. कोई लोग जो हैं पैट्रियोटिक हैं और बहुत ही कभी कभी क्या है, देखो कुछ टेररिस्ट ने क्या किया है, किसी के पेरेंट्स को मार दिया है, किसी के बेटे को मार दिया, किसी भाई, तो उस चक्कर में भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। उनको भी बहुत गुस्सा रहता है, ओके बहुत नुकसान किया है उन्होंने, तो उनको भी गुस्सा रहता है। कुछ ऐसे हैं, कुछ पैट्रियोटिक हैं, और कुछ जो है मनी के लिए है। ओके तो इट्स ऑल काइंड ऑफ, सी एनी इन्फॉर्मेशन विच गिव्स अस रिजल्ट, वी आर रेडी फॉर दैट। Okay. सो दैट इज व्हाट। एंड तो इन्फॉर्मेशन आया, तो इमीडिएटली कमांडिंग ऑफिसर ने मुझे बताया कि प्लान कर, Okay. एंड वी हैव टू लॉन्च देयर। ऐसे फाइन, तो इमीडिएटली मैंने, क्योंकि वो मैप के ऊपर ही मैंने प्लानिंग बनाई और बता दिया कि मुझे सर इमीडिएटली। और क्या उस दिन हम जब आए थे वहाँ मंदिर परेड और उसके लिए गुरुद्वारे में आए थे, तो उसके बाद मुझे 3 से 4 कंपनी का मॉडल की टीम वहीं मेरी मिली। आई सेड आई विल टेक दिस 3 टीम्स मेरे साथ, मैं और Okay. दूसरे 2-3 टीम थी, एंड आई विल टेल माई कंपनी टू मूव। तो मैंने वो प्लान बनाया मेंटली। और तो टोटल कितने आदमी थे सर हाँ, एक टीम में? यस, मेरी टीम में 12 ना, तो ऐसे 3 टीम थे मेरे पास। Okay. तो देयर वर 4 टीम्स, 12 4 48 के आसपास, 50 के थे, कंपनी कमांडर थे हर एक के उसके साथ साथ। तो मुझे वो अच्छा एक मौका मिल गया कि दिस आई गॉट रेडी फोर्स इमीडिएटली टू लॉन्च। तो यू वर लीडिंग सर दैट ऑपरेशन? यस, बिकॉज जिसके एरिया में होता है जनरली कमांडिंग ऑफिसर उन्हीं को लीडिंग के लिए जनरली Okay. टास्क देते हैं। तो मेरे इलाका था, तो आई हैड टू लीड। एंड उसके बाद साथ साथ मैंने साइमल्टेनियसली आई हैव पास्ड माय टीम हु वाज इन द कंपनी, बिकॉज फ्रॉम टू रीच फ्रॉम कंपनी टू दैट लोकेशन, दैट विलेज W, it was 5 to 7 kilometers, and from here also it was 5 to 7 kilometers, but we had road from this place. वहाँ रोड नहीं था। तो फिर मैंने जब तक ये प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कंपनी को बोला लॉन्च करो 30 to 40 लोग लेके, एंड आप 2 कॉलम बनाओ, एंड आप मूवमेंट करो उस तरफ थ्रू दी पैडी फील्ड्स एंड थ्रू दी जंगल टूवर्ड्स दैट विलेज W। एंड उनको कम से कम 5 किलोमीटर्स के लिए 45 तो 1 घंटे में वो इफेक्टिव हो जाते हैं वहाँ के। ओके सुबह 9 बजे के आसपास इन्फॉर्मेशन आई थी, एंड जब तक वो मूवमेंट कर रहे थे तब तक हमने प्लान बनाया किसको क्या करना है, कौन सी टीम कहाँ से कोऑर्डिनेट करेगी, लेफ्ट से कौन जाएगा, नॉर्थ से कौन जाएगा, साउथ से कौन जाएगा। मैंने सबको समझाया टीम को, बाकी कंपनी कमांडर्स के। घेरा भी होता है ना सर Yes, जब घेरा, you cordon. do और स्क्वाड्रन करते समय Cordon. कितने नॉर्मली बैकअप टू बैकअप डिपेंड्स ऑन द विलेज। वो विलेज अच्छा था, 300-400 गाँव थे। Okay. तो एक कॉर्डन करते हैं हम। 300-400 घर थे? हाँ, 300-400 घर थे, और विलेज का 2 इसमें डिवाइड था, एक नाले के ऊपर, एक नाले के नीचे, Okay. एंड गांव के बीच में देयर वाज अ मस्जिद। तो इट वाज वेल लेड आउट, बट छोटे छोटे बाइलेन्स होते हैं, Okay. एंड वो लकड़ी के घर होते, पुराने होते हैं घर। तो वो चैलेंजेस थी, अप डाउन भी नाले रहते हैं विलेजेस में, ये सब चैलेंजेस हैं, टेरेन के नॉलेजेस हैं। तो जब इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने ये प्लान बनाया। प्लान के बाद आई लॉन्च माई सूबेदार की जो हमारी टीम्स थी वो लॉन्च कर दी मैंने।
मैंने कहा था कि एक्स पॉइंट है, वहाँ ज़ियारत थी, जैसे ज़ियारत के पास आते हो, ज़ियारत से सिर्फ 10 मिनट लगते पहुँचने में उनको वहाँ ओके विलेज के लिए। जैसे आते हो मेरे रिसोर्ट पे, जस्ट गिव मी कॉल सो दैट इमीडिएटली लॉन्च। ताकि क्या हो जाता है, अगर मैं पहले जाता, ये पहले जाते हैं तो क्या हो जाता है, वो भाग सकते हैं। ओके तो मैंने क्या किया, इनको पहले बताया कि वहाँ आने के बाद आप बताइए आई कैन लॉन्च माई टीम। तो जैसे ही वो ज़ियारत पर पहुँच गए, उन्होंने मुझे सर पे सिग्नल दे दिया। तो हमने क्या किया, अपने व्हीकल्स में फटाफट बाय रोड हम निकले और उस गांव को हमने घेरा करा। जब तक वो क्लोज आके उन्होंने क्या किया, जैसे गांव है तो ईस्ट वेस्ट में जो नाला था और जो वेस्ट में बैठे थे, वेस्ट की तरफ से इन्होंने घेरा डाला उस गांव को, वेस्ट, और मैंने उनको बोला था साउथ की तरफ से। ओके वेस्ट की तरफ पहाड़ी थी, नाला था और जंगल था। नॉर्थ की तरफ रोड था, जिस रोड से हम जा रहे थे। नॉर्थ में मेरी टीम चली गई Okay. और नॉर्थ में जो हम और 3 टीम गई थी, उनको कहा था कि ईस्ट में जाइए। ईस्ट में सिर्फ पैडी फील्ड्स थी, खुला मैदान था। ओके तो उधर ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए था, कम फोर्स चाहिए। जहाँ जंगल है तो ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो वहाँ मैंने पैडी फील्ड्स में अलग अलग कंपनी कमांड की टीम भेज दी थी और एक कंपनी कमांड टीम मेरे साथ रखी थी फॉर द सर्चिंग ऑफ द विलेज। तो नॉर्थ से हमारी एक टीम, साउथ से 2 टीम एंड वेस्ट और अगेन साउथ वेस्ट से ये 2 टीम लगी थी। टोटल ऑलमोस्ट गाँव को घेर लिया। और मेरी टीम को मैंने टास्क दिया था, जैसे हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने, यू विल रीच द हाउस स्ट्रेट वे। ओके तो मैं स्ट्रेट वे आई वाज मूविंग टू द हाउस फ्रॉम द विलेज। पंचायत थी गांव के बाहर मेन रोड के ऊपर। पंचायत से मैं सीधा मूवमेंट टुवर्ड्स द हाउस गए। जहाँ टेररिस्ट है। यस, उस घर में वी आर मूविंग टू दिस हाउस। सो यू सर, आपके We are पास leading. इंफॉर्मेशन थी यस, इन्फॉर्मेशन थी। कितने टेररिस्ट है? 4 बताया था ना, 3 से 4। अच्छा 3 से 4 हाँ, तो जो कंफर्म न्यूज़। उस लड़के ने बताया था, सेम थिंग मुझे कमांडिंग ऑफिसर के जो ऊपर से हेडक्वार्टर से भी आई थी। तो दोनों कंफर्म हो गया था Okay. 3 से 4 टेररिस्ट हैं। सो स्ट्रेट वे मूविंग टू द हाउस, क्योंकि डे लाइट था, दिन था, 10, साढ़े 10, 11 बज गए थे, क्योंकि अब सब करते करते 10:30, 11 वे मूविंग टुवर्ड्स द हाउस। जैसे हम मूव कर रहे थे, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कुछ मूवमेंट चल रहा है, क्योंकि उन्होंने देख लिया गांव में फौज आई है, लेफ्ट राइट गांव में, वो फटाफट इनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टेररिस्ट को। तो जैसे ही हम मूवमेंट कर रहे थे, ऊपर से वो दौड़ते हुए आए, फायर करते हुए, दंदनाते फायर आया। हमने इमीडिएटली पोजीशन लिया कि फायर कहाँ से आया। पोजीशन लेते हमने फायर का जवाब फायर से दिया, पर वो इतने तेज़ी से भागे नीचे कि पंचायत से आगे निकले और वो जहाँ मस्जिद था वहाँ जाके गायब हो गए, पता नहीं चला। तो जब तक हम गए, हमने पोजीशन लिया कि कहाँ से फायर आया है। आप कितने करीब थे सर? हम 100 मीटर्स थे, वो घर के जो दौड़ते नीचे था, हम 100 थे। बिकॉज क्या होता है, लकड़ी के वहाँ होते हैं, फेंसिंग होती है लकड़ी के, हाँ या लकड़ी की फेंसिंग होती है हाँ, वहाँ। हाँ। तो लकड़ी की फेंसिंग से फायर निकल गया, पर हम बैठे हुए थे कि यार कहाँ से निकला फायर, और वो बंदे भागे कहाँ हैं। लकड़ी की फेंसिंग से निकल गए और वो मस्जिद के पीछे आके गायब हो गए। तो हम थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा स्टॉक ऑफ द सिचुएशन लिया। सो नाउ हियर व्हाट इज़ द चैलेंज? चैलेंज इज कि अभी सिचुएशन चेंज हो गया है। सो व्हाट यू प्लान नेवर विल हैपन। ओके। जैसे आप प्लान करते हो वैसे कभी नहीं होता है। वो Listen, लोग आपको घर में नहीं मिले? दे बाहर निकल गए वहाँ से, हाँ। क्योंकि उन्होंने देख लिया, दिन था, निकले दौड़ के चले गए। उसके बाद चैलेंज, देन आई इमीडिएटली कॉल्ड अप माय कमांडिंग ऑफिसर और उनको मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा प्लान में चेंज करना पड़ेगा सर, एंड यू हैव टू गेट मोर पीपल एंड यू ऑल्सो कम डाउन। तो आप पंचायत पे आइए, क्योंकि मैं पूरे गांव को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। तो मैंने मस्जिद में अनाउंस करा दिया, मौलवी साहब को बोला कि प्लीज़ आप अनाउंस कीजिए, एंड उन्होंने अनाउंस किया सबको कि गांव से बाहर आइए। बिकॉज अभी क्या है, पॉपुलेशन में जाके मिक्स हो जाएंगे वो, और फायर करना, लड़ना, और सिविलियन पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो है। जाता है। सिविलियन पॉपुलेशन को मारना या फिर उनके घर गिराना बहुत मुश्किल है। सो पूरे गांव को हम बाहर निकाला, अनाउंस किया, पूरे गांव को बाहर निकाला, बच्चे लेडीज सबको बाहर निकाला हमने, और पंचायत घर के आसपास बैठा दिया। तब तक कमांडिंग ऑफिसर आ गए, एंड जो लड़का था मेरा, जो सुबह बता के गया था, ही वॉज ऑल्सो इन दैट सेम टीम, गाँव में था ना। अच्छा। तो फिर मैंने फिर एक को बुलाना शुरू किया, एक को बोला 1 by 1, प्लीज़ बताइए किसने देखा है क्या, कि प्लीज़ बताइए किसने देखा है क्या। जनरली कोई बोलता नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता है, पर उस बच्चे ने मुझे इशारा कर दिया कि सर वो नीचे मोहल्ले, शेख मोहल्ले में इस घर में गए हैं, एक्स घर में गए। गुड। तो फिर मैंने कमांडिंग ऑफिसर को बोला, साहब प्लीज़ इंट्रोगेट और टॉक टू ईच पीपल एंड आस्क देम। जब तक वो बात कर रहे थे, बिकॉज डायरेक्टली मैं उसको बुलाता तो सबको पता चल जाता ना Yeah. ये इन्फॉर्मर है। तो इसके इसलिए लिए मैंने उसको, आपको इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए दूसरों को भी बुलाना हाँ, पड़ा। सबको बुलाना पड़ेगा ना, एक को। अगर मैं उसको बुलाऊंगा तो वो भी उसका भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगा ना। Correct. तो वी हैव टू सेव योर इन्फॉर्मेशन पीपल, या दैट्स वेरी बिग चैलेंज। तो फिर मैंने, जैसे उसने कहा, फिर मैं अपनी दोबारा टीम लेके नीचे के मोहल्ले में, उस मोहल्ले में चला गया जहाँ वो उसने बताया था, और सारे अलग अलग मोहल्ले में, 4 मोहल्लों में, 5 मोहल्लों में अलग अलग टीम सर्च करना स्टार्ट कर दी। जब हम वहाँ पहुँच गए क्लोज उस घर के पास, जब घर के पास पहुँचे तो वहाँ थोड़ा सा डाउट हुआ कि है नहीं है,
क्योंकि वहाँ जो उस घर में कोई नहीं था, आसपास सब खाली पड़ा हुआ है, खाना बन रहा था वो ऐसे पड़ा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके गाँव से बाहर आए थे। तो फिर हमने उस घर को सर्च किया, एक बार कुछ नहीं मिला अंदर, 2 बार सर्च किया, कुछ नहीं मिला अंदर। ओके तो डाउट होने लगा, यार कहाँ गए। क्या हो जाता है, जहाँ आप जाओगे वो नेक्स्ट घर में शिफ्ट हो जाएगा ना, ओके आसपास बगल बगल में घर है। सो अगेन चैलेंज, कैसे करना है। सो देन आई टोल्ड माय कमांडिंग ऑफिसर कि साहब उससे पूछिए दूसरे लड़के से कि सेट के ऊपर अंदर गांव के अंदर से वो बैठे थे बाहर, क्या ही वो तो है नहीं वहाँ। बोला नहीं, उसने बोला वहीं गए। बोला ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। जब हम दोबारा उस घर को हमने जो बताया था उसको हमने घेर लिया था प्रॉपर, जिसने बोला था प्रॉपर टाइट कॉर्डन किया था। जैसे कॉर्डन किया हमने, कॉर्डन करते ही थोड़ा सा कुछ मूवमेंट दिखा। हाँ नहीं लग रहा था कुछ है। तो जब हम क्लोज गए घर के पास, जब हम सर्च के वापस आए तो एक छोटा सा जैसे मुर्गी खाना होता है ना, हाँ जैसे आप घर के नीचे जो होता है, हाँ, हाँ, हाँ। होता है मुर्गी खाना होता है जो रखते हैं नीचे हाँ, स्टेप्स के मुर्गी नीचे पालते हैं, हाँ। यस। तो उसमें थोड़ा सा कट होता है, लकड़ी का होता है ना, हल्की सी क्या बोलते हैं उसको, कटिंग होती है जिसमें हल्का सा कुछ मूवमेंट दिखाई दिया। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है तो आवाज़ नहीं आ रही है, कुछ मूवमेंट दिखाई दिया अंदर। ओके तो हम तो ओपन में थे, देयर ऑन इनसाइड, वो फायर कर सकते थे हमारे ऊपर, हम ओपन में थे। ओके तो सामने उनके। हाँ, वो तो घर के बाहर जो मुर्गी खाना था उस मुर्गी खाने में थे। ओके एंड थोड़ा सा मुझे कुछ हिलाई दिखा अंदर दिया, मुझे डाउट हुआ, और मैं वहीं ओपन में था, मेरा बड़ी भी था। तो मैंने कहा कि यार लगता है इस घर में कुछ है ही नहीं, हमको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। मैं जानबूझ के ज़ोर से बोला मैंने, ओ क्योंकि उसके बाद इनिशियली था वो फायर कर सकता था। तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे आया 10 मीटर, और एक पेड़ के पीछे खड़ा होके मुझे भी कंफर्म हो गया कि नीचे है अंदर। और जब तक मैं पोजीशन लेके मैंने बोला रॉकेट लॉन्चर को ले आओ, आई सेड गेट द रॉकेट लॉन्चर। पीछे था ना कि आई वांटेड टू हिट वन रॉकेट लॉन्चर। तब तक उन्हें सुन लिया और उन्होंने फायर स्टार्ट किया। ओके उन्होंने धनाधन फायर स्टार्ट किया। एंड जैसे ही फायर आया, फायर का जवाब फायर से, क्योंकि मैं पेड़ पे आ गया था, एक पेड़ के पीछे। रॉकेट जब तक आता तब तक वो अंदर भागे, और जब अंदर भागे तो एक जो भाग रहा था तो मैंने उसको इधर ही गिरा दिया, और दूसरा अंदर निकल गया जो हाफ इंजर्ड था, और जो तीसरा था वो एक लेफ्ट से निकल के अंदर घुस गया। तो 3 थे अंदर। तो दो बंदे, जो एक को आपने गिरा दिया और दो डिफरेंट डायरेक्शन में गए। हाँ निकल गए, एक इधर से निकल के अंदर घुस गया, Okay. और दूसरा लेफ्ट से अंदर घुस गया। दोनों अंदर डिफरेंट अंदर घुस गया, और एक थोड़ा इंजर हो गया था उसमें से, क्योंकि उधर से दूसरे पार्टी ने फायर किया था। ओके तो ये पहला तो गया, 2 थे। ओके नाउ दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। पीछे एंगेज कर रहे हैं, वो पीछे एंगेज कर रहे हैं, ये पीछे एंगेज कर रहे हैं, सब आप दूसरे को एंगेज कर रहे हैं फायर में, एवरीबडी इज एंगेजिंग देम। ओके बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू हिट देम, बिकॉज अगेन हाउस है, क्लियर कट दिखता नहीं है। तो मैंने रॉकेट लॉन्चर फायर करना था, पर अपोजिट साइड में हमारी टीम थी, घर के अपोजिट साइड में टीम थी, घेरा था। रॉकेट लॉन्चर फायर करूंगा तो वो उसके ऊपर जा सकता है। तो हम देख रहे थे एंगल की कहाँ से फायर कर सकते हैं। तो फिर उस टीम को हटना पड़ेगा मुझे सामने से। तो अपने हाँ, बंदे हैं तो उधर फिर में। उनको शिफ्ट करना था। तो मैं क्या कर रहा था, शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। यहाँ फायर आता था तो मैं बोलता तू यहाँ शिफ्ट, थोड़ा सा पोजीशन का चेंज करता कि जहाँ से सही फायर कर सकते हैं इस घर में। कंटिन्यूस टच में रहते हैं सर हाँ। टीम के साथ सारे। कंटिन्यूस टच में रहते हैं, रेडियो सेट पे सब सुनते रहते हैं। जब मैं ऑर्डर देता हूँ सब सुनते रहते हैं। हर एक 2-4 के बीच में एक रेडियो सेट होता है, छोटा छोटा। ओके तो एवरीबडी इज लिसनिंग ईच, जरा बड़ी पेयर्स होते हैं, बड़ी पेयर्स के ऊपर 4 के ऊपर होते हैं, तो हर एक के पास सेट छोटा छोटा होता है। एंड जब मूवमेंट कर रहे थे, हर एक टीम के साथ मैं जाता था, सेटअप करता था लेफ्ट राइट, कहाँ से फायर कर सकते हैं, कहाँ से मुझे पोजीशन मिलेगा रॉकेट लॉन्चर का। फायरिंग वाज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली, इधर से 5 ऑलमोस्ट ये सब होते होते 5 बज रहे थे शाम के। एवरीथिंग वाज अराउंड टाइम सब तो था। तो स्टार्ट कब हुआ था सर टाइम? 10:30 इन द मॉर्निंग वहाँ स्टार्ट हुआ था। ओके और बीच में से भी गाँव वालों को बाहर निकाला हमने, हाँ जो शुरू में मिस हो गया इनकाउंटर। उन्होंने ग्रेनेड लॉब किया मेरी तरफ, ओके और मैं उस पोजीशन में बैठा होता, यहाँ से फायर असॉल्ट आ गया पूरा, और मैं ऑब्जर्व कर रहा था उस विंडो को। जैसे उसने ग्रेनेड लॉन्च किया, वो ग्रेनेड मेरी तरफ गिरा मेरे रूम में आके, ओह और मुझे पता नहीं चला। पर मेरा फोकस वाज ऑन दी टेररिस्ट, बिकॉज माई एम वाज ऑन द टेररिस्ट। उसने लॉन्च किया, उसने भेजा, फेंका एक ग्रेनेड। ओके तो मुझे उतना ध्यान में नहीं आया, तो मैं उसकी तरफ फायर किया। उसने जंप किया, पर अंधेरा हो रहा था, 5-6 बजे यहाँ से। उसको जंप करके उसको भागना चाहता था, तो उसको मैंने वहीं गिरा दिया। और जो दूसरा वो दूसरी तरफ जंप किया, उसको दूसरी टीम ने गिरा दिया। तो ऐसे हमने दोनों टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। और उसी समय ग्रेनेड का जो स्प्लिंटर्स थे ना फट गए थे, दे ऑल हिट मी। मुझे पता नहीं चला, पूरा राइट साइड मेरा था ग्रेनेड से भर गया था। तो जब मैंने उसको गिरा दिया तो मुझे थोड़ा सा कुछ अलग से लगा कि यार टेररिस्ट तो गिर गया, पर क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। एंड दैट टाइम
पता नहीं चलता, बॉडी फुल गर्म हो जाती है। एंड मैं थोड़ा सा, फिर मैंने, मेरा बड़ी था रंजीत, सिपाही रंजीत, ही सेड साहब थोड़ा पीछे हो जाइए। मैं पीछे हो गया तो बोला साहब को तो पूरा पैर खून से भरा है। मैं बोला कैसे हो गया ये? आई डिड नॉट रियलाइज़ कि मेरे पूर में पैर में पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ है एंड पूरे ग्रेनेड्स थे। एंड उस समय फिर इवैक्यूएशन किया। फिर रंजीत ने रेडियो सेट पे बता दिया कमांडिंग ऑफिसर को। कमांडिंग ऑफिसर ने फिर इमीडिएटली, डॉक्टर था मेरा जो पीछे बैठा रहता है, जो ऑलवेज आरएमओ रहता है, ही इज ऑलवेज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट मेडिकल स्टाफ रहता है। तो उन्होंने मुझे पीछे खींचा एंड फिर पूरा पैन खोल के देखा कि पूरा भरा हुआ है एंड जितना निकाल सकता निकाल दिया। सबसे पहले तो उन्होंने मॉर्फिन लगा दिया, जो होता है ना, इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद तो थोड़ा पेन कम हो गया एंड मैंने बोला डॉक्टर के हाथ में आ गया हूँ तो अभी कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है। आपको पता नहीं चला ब्लीड हो रहा है? नहीं पता आपको स्प्लिंटर जब लगे नहीं, तब नहीं, भी? नहीं पता चला, घुसा पता ही नहीं चला घुसा है। बाद में जब थोड़ी देर बाद पेन धीरे से होने लगे, क्योंकि क्या होता है सर, बुलेट और ये जो इतनी स्पीड से आते हैं ना, अंदर घुस जाते पता नहीं चलता उस समय आपको, उसके बाद में पता चलता है आपको, थोड़ी देर बाद पेन स्टार्ट होता है। इनिशियली कुछ नहीं होता। मतलब आपने भले आपको इंजरी हुई वो तो ये आपको हाँ, पता नहीं था, बट आपका टारगेट था, आप टारगेट। टेररिस्ट गिरा उधर। यस, वो मैं क्योंकि अपना फोकस उसके ऊपर था ना, एम के ऊपर। तो वो है से दैट वाज द, इसी ऑपरेशन के लिए मुझे फिर यहाँ से मुझे इवैक्यूएट किया है और जिप्सी में डाल के मुझे इसमें ले गए, क्या बोलते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर में ले गए। तो ठीक है, फिर बच गए हम। आपको कहानी बताने के लिए बच गए। इसी के लिए नहीं सर, इसी के लिए शौर्य चक्र हमारे दिया गया। हमारे हर कमांडिंग ऑफिसर, हर आर्मी जवान सबको हमारी दुआएं हैं, प्यार है, आप लोग हमेशा सेफ रहे, आगे वाले को ही गिराए, हमारे बंदों को कभी कुछ ना हो। नहीं, यही तो है आप लोगों का जो रिस्पेक्ट है, प्यार है ऑफ कोर्स फौज के लिए, ये हमको प्रोपेल करता है, ये हमें जोश भरता है लोगों की। सिर्फ फौजी को सर कुछ नहीं चाहिए, फौजी को सिर्फ आप कहीं भी मिलेंगे ना सर, आप सिर्फ उसको एक मीठी बात करो, रिस्पेक्ट से बात करो, शाबाशी दो। जो बीच में हमारे पीएम ने भी कहा था, मोदी सर ने भी कहा था कि जब भी कोई फौजी मिलता है तो क्लैप किया जाइए एयरपोर्ट पे या उनको, जस्ट गिव मी द टैप, पैट दे दो उसको, दे फील गुड। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, एक रिस्पेक्ट एंड एक उनको शाबाशी। इतना दोगे ना, फौजी आपके लिए जान क्या 100 जान लेगा और 100 बार लड़ेगा आपके लिए। सर इतना ही चाहिए सर। हम आज हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग आराम से सोते हैं और हम इतना हम अपनी सिविलियन लाइफ अच्छे से जीते हैं क्योंकि आप सब थ्रेट्स को बॉर्डर्स पे हैंडल करते हो, हमारे तक आने नहीं देते हो। इसके लिए सारे हिंदुस्तान की तरफ से आपको सलाम, नमस्ते, प्यार। थैंक यू सो मच। तो इसके लिए आपको अब्दुल कलाम जी के हाथ से हमारे जो प्रेसिडेंट रहे उनके हाथ पे आपको शौर्य चक्र भी मिला था। यस सर, जब आपको शौर्य चक्र भी जब मेडल मिला तो आपका फैमिली का, आपके बडीज का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे एंड आपको कैसे विशेष मिलती नहीं, थी? जब हाँ देखो, मुझे चोट लगा, मैं हॉस्पिटल में था 1.5 महीना। Okay. तो मुझे पता भी नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आर्मी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपने आप ही हमारी कमांडिंग ऑफिसर और ब्रिगेड की जो सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने आप ही हमारा नाम फॉरवर्ड किया। ये मुझे कुछ पता नहीं था। ओके। तो विथ गॉड्स ग्रेस, मालिक की मर्जी है, जो होना है होता है। तो अच्छा लगा कि APJ कलाम सर से ही मिला है। फैमिली वाले भी थोड़ा वरीड थे जब मुझे लगा था, तो फैमिली वाला स्पेशली मदर वाज वरीड, बट ठीक है, ये तो उनको पहले से ही पता था फौज में जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। और उस समय 2001 से 4 के बीच में बहुत ज़्यादा बॉडी बैग्स वापस आते थे कश्मीर से, तो उसमें थोड़ा सा डर था फैमिली के मन में। तो डर के आगे जो निकलना है तो तभी तो जीत होगी सर। इतनी कुर्बानियाँ ऐसे हमारी हाँ हुई हैं, तो बस वो सारे 140 करोड़ के लिए आप लोगों ने अपनी जान निछावर की है, क्या शहीदों ने। यस, तो थैंक, बहुत से हैं सर, बहुत से हैं जो करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है वो एब्सोल्युटली ट्रू है। वही तो, अगर आप इज्जत करें, अप्रिशिएट करें एक सोल्जर को, तो उससे ज़्यादा उनके लिए क्या चाहिए? वो आपके लिए जान देने के लिए। यस यस यस। सो सर, अभी एक छोटा सा कोई भी अपनी, आपने इतना बड़ा ऑपरेशन किया जो कश्मीर में, उसके लिए एक हाई कॉम्बैट एम्बुश के लिए एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस कैसे होना चाहिए, कैसे होता है एक्चुअली? देखो, ये सब ट्रेनिंग के दौरान हमको सब कराते हैं। सबसे मेन है रेगुलर ट्रेनिंग, मेंटल एंड फिजिकल बोथ, मोर देन फिजिकल, मेंटल है सर ये सब।
mentally they give us lot of tough tasking and उसके साथ साथ रिहर्सल्स एंड प्रैक्टिस, ओके ऐसे ऐसे ऑपरेशन के रिहर्सल्स करवाते हैं। एंड जितना प्रैक्टिस और रिहर्सल करोगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थर्ड इज़ अपना इक्विपमेंट, अपने इक्विपमेंट पे हमको भरोसा हम इसलिए करते हैं बिकॉज उसको हम डेली अच्छी तरह से यूज़ करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, इक्विपमेंट मेंटेनेंस। तो ये सब चीज़ें जो हैं हमको मेंटली कॉन्फिडेंस देती हैं कि हम कुछ कर सकते हैं। कोई भी मोमेंट में कुछ Yes. इमरजेंसी होती है वी कैन Yes. डू दिस। इसीलिए मैं एक बार आपको दोबारा थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि नो योर एनिमी, नो योर सेल्फ। करेक्ट। एक बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट थे चाइना के, सुन त्जू उनका नाम है। वो बोलते हैं नो योर एनिमी, नो योर सेल्फ एंड नो द टेरेन, ओके 100% योर बैटल इज़ वन। तो हमको अपने दुश्मन क्या है, उसका टैक्टिक्स कैसा है, कैसे ऑपरेट करता है, हम अपने अपने आप को जानते हैं, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस और किस टेरेन में हैं, उसके साथ साथ कंटिन्यूसली प्लानिंग और प्रिपरेशन करेंगे तो सर ये दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस एंड मेंटली मेक्स यू स्ट्रांग। सर एक लीडरशिप, क्योंकि आर्मी एक एग्जांपल रही है डिसिप्लिन और लीडरशिप के लिए, उनकी मैंडेट के लिए हमेशा से। सो होपफुली दोस्तों आप सबको हमारे कर्नल सचिन सर की जो शौर्य गाथा थी, उनकी जो स्टोरी थी और उनकी जो उनको जो अवार्ड मिला था, आप सब इसको सुनकर इंस्पायर होंगे। मेरे को तो अंदर से रोंगटे खड़े हो गए थे। दोस्तों आप प्लीज़ सपोर्ट करें इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा इनका जो ऑपरेशन करने का तरीका था उस टाइम पे, जिस तरीके से सर इंजर्ड हुए थे। तो आप सब अपना कमेंट करके इसमें हमको बताएं ताकि हमको भी इंस्पिरेशन मिले और हमको भी समझ आए कि हम प्रॉपर आपको पिच कर पाए। तो दोस्तों शुक्रिया, बहुत बहुत शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो में, जब तक के लिए देखते रहे डेक्कन टॉक्स विद आसिफ।